बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान एजाज़। इस शो में आपके लाइव फ़ोन कॉल लेता हूं। अगर आपका भी कोई इमिग्रेशन मसला है, आप भी फ़ोन करके इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। प्रोग्राम का नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी आ रहा है। उम्मीद है कि आपको ऐसी एडवाइस दी जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी एक अपडेट देता जाऊँ, बल्कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है कि इस वीक से क्लाइंट्स को और लोगों को मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं होम ऑफिस से, और उनको भी बुलाया जा रहा है रिपोर्टिंग के ऊपर। उनको मैसेज में लिखा हुआ है साफ कि आपको अब रिपोर्टिंग पर वापस आना है। इसलिए मेरी आपसे सबसे दरख्वास्त है कि अगर आपका कोई एप्लीकेशन होम ऑफिस में पेंडिंग नहीं है, आप जल्द से जल्द कोई एप्लीकेशन सबमिट कर दें। क्यों ये ना हो, खुदा न खास्ता आप अगर बाहर घूम रहे हैं या काम कर रहे हैं और आपको वो पकड़ लें और आपको डिटेन करके आपको वापस भेज दें पाकिस्तान। ये एक बहुत अच्छा टाइम है एप्लीकेशन सबमिट करने का, क्योंकि आजकल जैसे मैंने पिछले वीक भी बताया था, उससे पिछले वीक भी मैंने बताया था कि होम ऑफिस फ़ी वेवर्स को ग्रांट कर रहा है। अगर आपके पास पैसे नहीं है होम ऑफिस एप्लीकेशन के लिए, आप फ़ी वेवर का एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर उसको सही तरह पेश किया जाता है होम ऑफिस के सामने, होम ऑफिस आपको फ़ीस माफ़ कर देगी। ये थी इस वीक की इम्पोर्टेंट अपडेट। नाज़रीन, बेशुमार कॉलर्स वेट कर रहे हैं, सॉरी नहीं। और एक जो दूसरी अपडेट मैं आप सबको देना चाहता था वो था टॉइक के हवाले। पिछले वीक मैंने इसके बारे में बातचीत थोड़ी सी की थी और काफ़ी सवाल आए हैं, और इसको मैं दोबारा दोहरा देता हूँ आपके लिए। और वो था कि कोर्ट्स ने जजमेंट पास की है कि जिन लोगों को वीज़ा कर्टेल किया गया था और उसके बाद उन्होंने अपना अपील जीत लिया और उनको 60 डेज़ का वीज़ा मिला था, उनको 2.5 साल का वीज़ा मिलना चाहिए। ये होम ऑफिस की गलती थी, जो होम ऑफिस इनको एप्लीकेंट्स को खाली दे रही थी 60 डेज़ का वीज़ा। इसलिए अगर पिछले साल फ़र्ज़ करें आपका अपील अलाउ हो गया था और होम ऑफिस ने आपको 60 डेज़ का वीज़ा दिया था और उस 60 डेज़ में आप फर्दर लीव नहीं हासिल कर सके, फॉर एग्जांपल एज स्टूडेंट, क्यों आपके पास पैसे नहीं थे, या अगर आपने ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन सबमिट किया था और वो रिफ्यूज़ हो गया है, अब आप इस जजमेंट के हवाले चैलेंज कर सकते हैं कि देखें मेरा अपील अलाउ हो गया था और आप होम ऑफिस को मुझे 2.5 साल का वीज़ा देना चाहिए था। इसलिए ये काफ़ी गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए। एक और अपडेट जो मैं आप सबको देना चाहता था वो है EU सेटलमेंट स्कीम के हवाले से। विद इन द लास्ट 2 to 3 मंथ्स डेटा ये कंफर्म करता है, और मेरी एक्सपीरियंस से भी, कि होम ऑफिस अब एप्लीकेशंस को रिफ्यूज़ कर रही है। जैसे ही ब्रेक्सिट हुआ है, काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस रिफ्यूज़ होने शुरू हो गए। इसलिए मैं आप सब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं कोई एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए अंडर द सेटलमेंट स्कीम, मेक श्योर करें कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स करेक्ट हैं और जो रिक्वायरमेंट्स हैं आप उनको पूरा करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाज़रीन, मुझे बताया जा रहा है कि एक ब्रेक का टाइम हो रहा है। अब मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। बगैर कोई टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं हमारे पहले कॉल की तरफ। हेलो हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मुझे पूछना था कि मेरी सिस्टर है, जी तो जी, उसकी पिछले साल शादी हुई थी, पाकिस्तान हम गए थे। ठीक तो है। अभी माशाल्लाह उनका एक बेटा भी है, तो वो मेरी कैर है। तो हमने जमा कराना है वीज़ा उसका। तो फिर कैर है तो उसको और भी कोई कम करना पड़ेगा या उसी पे हो जाएगा? और उसकी पहले भी शादी हुई थी, उसमें से 2 बच्चे हैं उसके, वो डिवोर्स हो गई थी। ठीक है। तो फिर शादी की है दोबारा जाके, तो अब उसमें से एक बेटा है। ठीक है। जो अभी आपकी जो बेटी है वो, उसको केयर अलाउंस मिल रहा है या नहीं? जी हाँ, फुल टाइम कैरियर मिल रहा है, और उसको केयर कैरियर अलाउंस अलाउंस। मिल रहा है जो 56 या 58 पाउंड होता है हफ्ते का, उसको मिल रहा है? हेलो। हेलो। जी, उसको केयर अलाउंस मिल रहा है जो 58 पाउंड या 60 पाउंड होता है कुछ हर वीक? जी, 60 पाउंड फुल टाइम का। जी हाँ, फुल टाइम कैरियर मिल रहा है, फुल ठीक है। टाइम में वो मेरी कैरियर। मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। यूजुअली जब आप
अप्लाई करते हैं फॉर एंट्री क्लियरेंस एज अ स्पाउस, आप किसी को स्पॉन्सर करना चाहते हैं अपने हस्बैंड या वाइफ को, आपको इनकम रिक्वायरमेंट मीट करनी होती है जो है 18,600। और उसके लिए यूजुअली आपको 6 माह के पे स्लिप, 6 मंथ्स के बैंक स्टेटमेंट्स और एम्प्लॉयर लेटर साथ लगाते हैं। अब आपने मुझे बताया कि आपकी जो बेटी है वो है आपकी केयर, और उसको मिल रहा है केयर अलाउंस। अब ये आपकी जो बेटी है ये आ जाती है एग्जाम्पशन में कि उसको जो 18,600 रिक्वायरमेंट है वो माफ़ हो जाती है। आपकी बेटी ने साबित करना है कि अगर उसके हस्बैंड को वीज़ा ग्रांट किया जाता है, वो और उसके हस्बैंड जो किसी को मिलता है इनकम सपोर्ट पर बेनिफिट, जो यूजुअली होता है तकरीबन 141 पाउंड्स पर वीक, उसके पास इतने पैसे हैं पर वीक। अब आपने मुझे बता दिया कि आपकी बेटी को मिल रहा है 60 पाउंड्स पर वीक केयर अलाउंस। अगर आपकी बेटी को कोई और बेनिफिट्स मिल रहे हैं, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट अलाउंस या यूनिवर्सल क्रेडिट, अगर वो टोटल इनकम वीकली तकरीबन 140 पाउंड से ज़्यादा है, फिर वो स्पॉन्सर कर सकती है अपने हस्बैंड को, और उसके हस्बैंड को वो वीज़ा ग्रांट कर देंगे। सो ये मेक श्योर कर लें कि जो उसकी जो इनकम है वो ज़्यादा है जो एक कपल को मिलती है इनकम सपोर्ट के ऊपर। तो ये है टेस्ट। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं साहब, आप ठीक हैं? जी शुक्र अल्लाह का। जी फरमाइए। जी मेरा एक क्वेश्चन था। मैंने अपनी वाइफ को पाकिस्तान से स्पॉन्सर करना है। जी जी मेरी सैलरी मैं सितंबर से फुल टाइम पे काम कर रहा हूँ, लास्ट सितंबर 2019 से, ठीक और है मेरी सैलरी 20,000 प्लस है। ठीक है मैं अप्रैल से फर्लो पे हूँ, ठीक ठीक है, है लेकिन मेरा जो एम्प्लॉयर है वो मुझे फुल सैलरी ही दे रहा है, ठीक ठीक है, है। लेकिन मैं फर्लो पे हूँ। 100% जो मेरी सैलरी थी वही आ रही है। तो मैं वीज़ा सबमिट करवाना चाहता हूँ। तो मैंने एम्प्लॉयर से लेटर लिया है, लेकिन उसमें उन्होंने सारा कुछ मेरा मेंशन किया है कि कब से जॉब कर रहा हूँ, ये वो सब सैलरी स्लिप्स वगैरह, लेकिन ये मेंशन कहीं पे भी नहीं है कि मैं फर्लो पे हूँ। तो मैंने काइंडली ये पूछना था कि ये फर्लो का मेंशन होना मैंडेटरी है या ज़रूरी है, या उसके बगैर भी ठीक है? तो काइंडली आप मुझे फ़ोन पे ही आंसर दे दीजिएगा, टीवी मेरे पास ठीक है। नहीं है। थैंक यू। अस्सलाम मैं वालेकुम। समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। मेन रिक्वायरमेंट होती है कि आपने 6 मंथ के पे स्लिप्स लगाने, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट्स और एम्प्लॉयर लेटर। अब एम्प्लॉयर लेटर में 3 मेन रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। वो है कि आपकी जो जॉब टाइटल, आपकी जो एनुअल इनकम है, और जो आपकी जॉब की पोजीशन है वो है पार्ट टाइम या फुल टाइम। ये 3 चीज़ें लाजमन होनी चाहिए एम्प्लॉय लेटर में। जहाँ बात है कि वहाँ लिखा होना चाहिए लाजमी कि फ़रलो पर आप हैं या नहीं, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। वो आपकी पे स्लिप्स में भी चेक कर सकते हैं, वहाँ भी लिखा होगा कि अगर आप फ़रलो पर हैं या नहीं। अब दूसरी बात यह है कि जून में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि जिन लोगों की इनकम ड्रॉप हो गई है, जो कोरोना वायरस से पहले 18,600 कमा रहे थे उससे ज़्यादा, और कोरोना वायरस की वजह से उनकी इनकम ड्रॉप हो गई है क्योंकि उनके एम्प्लॉयर ने उनको फरलो पर लगा दिया या उनके पास जॉब नहीं है, अगर वो अपने स्पाउस को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, हम उनको एप्लीकेशन को कंसिडर करेंगे जैसे कि उनकी इनकम थी पैंडेमिक से पहले, कोरोना से पहले हम देखेंगे। सो इसलिए आपको कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके एम्प्लॉयर फिर भी आपको 20% टॉपअप दे रहे हैं और आप इनकम रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं। जो व्यूअर्स जिनकी इनकम ड्रॉप हो गई है फरलो की वजह से या उनकी जॉब लूज़ हो गई है, वो भी फिर भी अप्लाई कर सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं कि देखें जी, पैंडेमिक से पहले हमारी इनकम थी 18,600 और इस वजह से हमारे पास अब इनकम थ्रेशोल्ड हम मीट नहीं करते, प्लीज़ हमारे केस को एक्सेप्शनली कंसिडर करें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपके एप्लीकेशन को सिंपैथेटिकली कंसिडर करेंगे और वीज़ा ग्रांट कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो। हेलो, यू लाइव ऑन है। मुझे अपने ब्रदर के बारे में पूछना था। जी जी वो इंडिया में है, उसकी एक गर्लफ्रेंड है, उसे फेसबुक पे मिली थी, तो वो दोनों शादी करना चाहते हैं। तो वो जो लड़की है वो इंडिया नहीं जाना चाहती, तो वो कह रही है मैं फियांसे वीज़ा पे स्पॉन्सर कर सकती हूँ उसे, और क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। वो यूरोपियन है। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जी हाँ, आपकी जो है बदर की गर्लफ्रेंड, उसको फियांसे वीज़ा पर स्पॉन्सर कर सकती है। मेनली आपको वही रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती हैं कि 6 मंथ पे स्लिप, 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट्स और इनकम रिक्वायरमेंट आप मीट कर रहे हो। सो दैट्स व्हाट योर
सिस्टर लो कह लें, उसको ये रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होंगी और उसके साथ साथ के रिलेशनशिप जो है इनकी जेन्युइन है, उसके लिए इनको प्रूफ लगाने होंगे, जैसे कि चैट्स कि वो एक जेन्युइन रिलेशनशिप में है और वो आपस से हर दिन बातचीत करते हैं। अगर ये 3 रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएं, फिर होम ऑफिस आपके ब्रदर को इशू करेगी ए 6 मंथ्स वीज़ा। उसके बाद जब इनकी शादी यहाँ हो जाए यूके में, फिर वो अप्लाई कर सकते हैं 2.5 साल के वीज़े के लिए। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो कामरान जी। हेलो, योर लाइव ऑन एयर। हेलो, थैंक यू वेरी मच। मैंने मेरा क्वेश्चन है सिटीजनशिप के अकॉर्डिंग है, क्योंकि मैं यूरोपियन हूँ और मेरे पास सेटल स्टेटस है, और मुझे जब मेरी बेटी का बर्थ हुआ तो वो मुझे स्टेटस स्टेटस से 1 महीने के बाद मिला। तो मुझे मैंने वो नेशनलिटी अप्लाई करनी है, कैसे कौन सी नेशनलिटी अप्लाई कर सकता, ब्रिटिश या यूरोपियन? किसके लिए? बच्ची के लिए? बच्चे के लिए, जी जी जी। अच्छा, जब बच्ची पैदा हुई थी उस टाइम आपके पास सेटल स्टेटस था या नहीं? नहीं, उसके 1 महीने के बाद मुझे मिला था। ठीक है, मैं समझ गया। मैं आपको बताता हूँ। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। थैंक यू वेरी मच, आपका भी और बीएस टीवी का भी। थैंक यू सो मच जी। अच्छा, रूल्स ये कहते हैं कि अगर आपके पास इनडेफिनेट होता है एट द टाइम ऑफ द बर्थ, जब आपका बच्चा पैदा होता है और आपके पास इनडेफिनेट लीव टू रिमेन है, आपका बच्चा या बच्ची फौरी तौर पर अप्लाई कर सकते हैं फॉर अ ब्रिटिश पासपोर्ट। वो है ब्रिटिश बाय बर्थ। लेकिन आपने मुझे बताया है कि आपको मिला था सेटल स्टेटस 3 माह बाद जब आपकी बच्ची पैदा हुई है, इसलिए आपकी बच्ची के लिए आपको अप्लाई करना होगा फॉर ब्रिटिश नेशनैलिटी। वो है फॉर्म AN। पहले आप अप्लाई करेंगे नेशनलिटी के लिए, जब नेशनलिटी उसको मिल जाएगी फिर आप अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए फॉर ब्रिटिश पासपोर्ट। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। वो बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि मेरे ना हस्बैंड है, उन्होंने इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई किया है। ठीक है। तो वो जो है उनका सिर्फ ये मसला है कि वो पहले उनकी फर्स्ट मैरिज एक बेटी है, तो उसके थ्रू उन्होंने अप्लाई किया है अभी, क्योंकि उनका वीजा उसके थ्रू उस पे हुआ था। ठीक है। तो वो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उनके पास उसका पासपोर्ट नहीं है, सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट है, तो हमने पेपर जमा करवा दिए, तो ये इफेक्ट करेगा? क्योंकि बच्ची का पासपोर्ट वो मदर उनकी कह रही है कि हम वो देना नहीं चाहती। आपके जो हस्बैंड थे वो 10 ईयर रूट पर थे, अभी वो इंडेफिनेट के लिए अप्लाई उन्होंने किया है? वो 5 ईयर रूट पे थे, ठीक है, पेरेंट रूट पे। 5 ईयर पेरेंट रूट पर थे। ठीक है। जी। और उनके पास बच्चे का पासपोर्ट नहीं है? हाँ, बच्ची का पासपोर्ट नहीं है। ठीक है। और उनके पास कांटेक्ट है बच्ची के साथ, फॉर एग्जांपल? हाँ बिल्कुल, वो कोर्ट ऑर्डर सब कुछ है, वो आती है रहने के लिए भी, वो सारा कुछ है उनके पास। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अगर आपके हस्बैंड के पास कांटेक्ट है फिर ये इनफ होगा। और आप अगर होम ऑफिस आपसे रिक्वेस्ट करती है पासपोर्ट, आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो मदर है बच्ची की वो देना नहीं चाहती और इस वजह से मैं खाली बर्थ सर्टिफिकेट ना लगा रहा हूँ एप्लीकेशन के साथ। क्योंकि आपके हस्बैंड के पास है कॉन्टैक्ट ऑर्डर, मेरे ख्याल में इस एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि जब आप एप्लीकेशन भरते हैं ऑनलाइन, एक जेनेरिक सी चेकलिस्ट आती है एट द एंड ऑफ द एप्लीकेशन, और वहाँ काफ़ी क्लाइंट्स परेशान हो जाते हैं कि उसमें ऐसे डॉक्यूमेंट्स वो मांगते हैं जो आपके पास होती नहीं है। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं, क्योंकि वो एक जेनेरिक सी चेकलिस्ट है। वो सब एप्लीकेंट्स को वो कंप्यूटराइज चेकलिस्ट देते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है उसकी कोई फिक्र करने की बात नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो ही आप साथ लगा दें और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल होगा। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप प्लीज़ टीवी का वॉल्यूम कम कर दें और सीधा मुझसे बात करें फ़ोन के ऊपर। जी कामरान भाई, मेरा सवाल ये है कि मेरी वाइफ को 5 इयर्स पे रेफ्यूजी स्टेटस पे 5 इयर्स का वीज़ा मिला था। ठीक है। तो सर उनका इंडेफिनेट होना है अक्टूबर में। ठीक है। तो सर ये इनको इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स करना पड़ेगा?
और ठीक। सेकंड ये है कि कोरोना की वजह से अगर अक्टूबर में हम अप्लाई करते कोई इफेक्ट अगर आगे डिले हो जाता है तो कोई इफेक्ट पड़ेगा इनके वीजे के ऊपर? ठीक है, मैं समझ तो गया। ये मेरा क्वेश्चन है। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नहीं, रेफ्यूजीज़ के लिए उनको B1 लाइफ इन द यूके टेस्ट इनडेफिनिट के लिए अप्लाई, जब वो अप्लाई करते हैं उनको पास करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आपकी वाइफ नेशनलिटी के लिए अप्लाई करेगी फिर उनको पास करना होगा। ये तो हो गया आपका पहला सवाल। जो दूसरा सवाल आपने मुझे पूछा है कि कोरोना वायरस से अगर कोई डिले हो जाता है, इसमें कोई फ़िक्र करने की बात नहीं है, क्योंकि होम ऑफिस ने ऐलान किया था कि इस महीने अगस्त में एक ऐप वो लॉन्च कर रहे हैं कि जिन एप्लीकेंट्स के फिंगरप्रिंट्स उनके पास ऑलरेडी हैं उनको वो इनवाइट करेंगे कि आप ऐप के थ्रू अपनी तस्वीर खींच लें और अपने डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड कर दें। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं और आपको वो ऐप के थ्रू इनवाइट नहीं करते, फिर भी आपको कोई फ़िक्र करने की बात नहीं, क्योंकि जिस दिन से आप अपने एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट कर देते हैं आपकी लीव 3C के तहत कंटिन्यू हो रही है। चाहे उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती डॉक्यूमेंट जमा कराने में और आप 2-3 माह वेट करते रहते हैं, फिर भी आपकी लीव कंटिन्यू हो रही है। और जैसे ही वो आपको अपॉइंटमेंट देते हैं कि आप अपने फिंगरप्रिंट्स हमारे सेंटर आके दे जाएं, फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी बाहर जमा करा सकते हैं और आपके एप्लीकेशन को वो कंसिडर कर देंगे। इसलिए आप फिक्र मत करें। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। हेलो कामरान भाई। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कामरान भाई, एक तो सवाल है मेरा कि मेरे 3 बच्चे, 2 ब्रिटिश है और छोटा बच्चा हमारे साथ है जिसका वीजा 2.5 साल का मिलता है हमें। ठीक है। तो एक तो उस बच्चे का कुछ हो सकता है, वो 5 साल का हो गया। दो बच्चे बड़े, उनका पासपोर्ट ब्रिटिश है। ठीक है। नंबर 2, पहले हम ये 2.5 साल का वीजा स्टैंड कराते थे लीव टू रिमेन वाला। अभी हमारे पास इतनी इनकम नहीं है जो हम फीस दे सके होम ऑफिस की, जो NHS की सारी जी जी। डॉक्टरों की। ये इसमें कुछ लेस हो सकता है या गवर्नमेंट की तरफ से, यहाँ के क्यों या आगे जा सकता है, इसमें कोई हो सकता है कि नहीं हो सकता? आपका वीज़ा कब एक्सपायर हो रहा है? ये अक्टूबर में हो रहा है। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके जी, कॉल का। पहले हमारी थी इनकम माशाल्लाह अच्छी थी तो जी, जी। करवाए थे, लेकिन अभी वो नहीं, मसला ये है। जी मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जहाँ तक आपका पहला सवाल था कि आपका बच्चा अभी 5 साल का हो गया और उसको 2.5 साल का वीज़ा मिलता है, अगर उसका कुछ हो सकता है, अगर उसको ब्रिटिश पासपोर्ट मिल सकता है या नहीं। अनफॉर्चुनेटली नहीं, उसको ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं मिल सकता। जो इंडियन नेशनल्स हैं अगर वो अपनी बर्थ रजिस्टर नहीं करते वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर अ ब्रिटिश नेशनलिटी और उसके बाद उनको मिल जाता है ब्रिटिश पासपोर्ट। लेकिन जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है उन्होंने यूके गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट की हुई है कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है यूके में उसको ऑटोमेटिकली मिल जाती है पाकिस्तानी नेशनलिटी। इसलिए जो आपका बच्चा है उसको 2.5 साल का वीज़ा अप्लाई करना होगा और जब आपको इंडेफिनिट मिलता है उसके बाद ही आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर नेशनलिटी, या अगर वो जब 10 साल का हो जाता है। जो दूसरा सवाल आपने मुझसे पूछा है कि आपकी इनकम ड्रॉप होगी और आप होम ऑफिस की फ़ीस नहीं भर सकते, इसमें कुछ गुंजाइश हो सकती है होम ऑफिस की तरफ से या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं आप होम ऑफिस से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपको फ़ीस माफ़ कर दें। और जैसे मैंने स्टार्ट ऑफ द शो भी अर्ज़ किया था कि होम ऑफिस काफ़ी सिंपैथेटिकली इन एप्लीकेशंस को कंसिडर कर रही है और लोगों को वो ग्रांट कर रही है वेवर कि आपकी फ़ीस हम माफ़ कर देते हैं। इसलिए बेस्ट चीज़ ये होगी कि अगर आप कोई अपने करीबी सॉलिसिटर को मिल लें और जल्द से जल्द ये एप्लीकेशन सबमिट कर दें, या आपके लिए बेहतर होगा क्योंकि आपकी जो वीज़ा है वो एक्सपायर हो रहा है अक्टूबर में। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, मुझे बताया जा रहा है कि एक ब्रेक का वक्त होता है। जाने से पहले मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस देता जाऊँ जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, kejaz@me.com। अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं एट माई ऑफिस आप मुझे मिल सकते हैं, और अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं वो भी आप मुझे पूछ सकते हैं। नाज़रीन, कहीं नहीं जाना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। बगैर कोई टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी मैं खान बात कर रहा हूँ ब्लैकबर्न से। जी जी। जी सर, ये था कि मैंने अप्लाई किया था ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए, लेकिन वो मैंने इंग्लिश टेस्ट पास नहीं किया। ठीक है। उन्होंने refuse किया।
ब्रेन ट्यूमर कैंसर है दिमाग में। तो सॉरी, लगता है आपकी आवाज़ सही तरह नहीं आ रही। आवाज आ रही है जी अभी आ रही है जी। जी। तो मेरा दिमाग में कैंसर था ना, ब्रेन ट्यूमर था। ठीक है उन्होंने सर्टिफिकेट नहीं मानी थी जो होम ऑफिस वाले। ठीक है तो अभी उन्होंने मुझे लेटर भेज दिया कि आपकी जो इंग्लिश टेस्ट है वो अब माफ हो गई है, लेकिन आप सितंबर में इंग्लिश के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए। ठीक है। तो मैं ये पता करना था कि ये जब अप्लाई करोगे फिर वो 6-7 महीने लेट कराएंगे कि नहीं है, फिर अब लेटर साथ होगा तो जल्दी पासपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अगर होम ऑफिस ने आपको एग्जामेशन दी दी और उन्होंने आपको नेशनलिटी इशू कर दी है, फिर आप फौरी तौर पर अप्लाई कर सकते हैं ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए। अब आपने मुझे एक बताया है कि उन्होंने कहा कि सितंबर में आपको वो नेशनलिटी इशू करेंगे। मेरे ख्याल में वो जो सेरेमनी है वो उनकी डेट उन्होंने आपको दी होगी सितंबर की। जैसे ही आप सेरेमनी अटेंड कर लेंगे, चाहे इन पर्सन या ऑनलाइन, आजकल तो वो ऑनलाइन हो रहे हैं, फिर आपको वो नेशनलिटी सर्टिफिकेट दे देंगे। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए, और वो यूजुअली आपको मिल जाता है विदिन 2 to 3 वीक्स। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। वो बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप ठीक है? जी शुक्र अल्लाह का। जी फरमाइए। ओके सर। सर मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे अपनी डॉक्टरी लॉ के बारे में। ठीक है। उनका केस जुमा कराना है हमने, लेकिन उनका जो टीबी टेस्ट हमने कराया वो फरवरी दिस ईयर में हुआ था। तो अभी उसकी जो डेट है वो अगस्त 11 में खत्म हो गई। ठीक है। तो अभी हम उसके पुराना ही टीबी टेस्ट लगा के जुमा करते हैं या उसके लिए नया करना पड़ेगा अभी? उसके लिए आप एंट्री क्लियरेंस अप्लाई कर रहे हैं पाकिस्तान से? जी सर। एंट्री क्लियरेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं? वो सर किया, लेकिन वो डेट नहीं मिल रही है। ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। मेरी आपसे यही एडवाइस होगी, क्योंकि एंट्री क्लियरेंस की जो फ़ीस है वो काफ़ी महंगी है, तकरीबन 2500 पाउंड, 2500 पाउंड से बल्कि ज़्यादा भी है। वो 2600 2700 पाउंड होम ऑफिस लेती है फॉर ए एंट्री क्लियरेंस एप्लीकेशन। आप रिस्क ना लें, चाहे आपको डेट नहीं मिलती 2-3 हफ्ते, 1 महीना, बल्कि 2 महीने वेट कर लें। जैसे ही आपको डेट मिलती है, दोबारा टीबी सर्टिफिकेट जब आपको इशू हो जाती है, फिर ही आप अप्लाई करिए। अगर आप अभी अप्लाई कर देंगे और पुरानी सर्टिफिकेट लगा देंगे, हो सकता है होम ऑफिस आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर दे। यूजुअली अगर आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है और उसी दौरान आपकी जो सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर हो जाती है, होम ऑफिस आपको रिक्वेस्ट करती है कि हमें एक नई सर्टिफिकेट भेजें। लेकिन आपने मुझे बताया कि आपकी जो डॉटर इन लॉ है उसकी सर्टिफिकेट तो एक्सपायर हो चुकी है, इसलिए मैं आपसे यही दरख्वास्त करूँगा, वेट कर लें, थोड़ा सा सब्र करें। जैसे आपको नई सर्टिफिकेट इशू हो जाए फिर ही आप अप्लाई करिएगा। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। वो बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो अस्सलाम वालेकुम मिस्टर कामरान साहब। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और हाँ क्वेश्चन, मेरे पास एक सवाल है। वो मेरी मिसेस को 20 साल हो गए हैं यहाँ स्पाउस वीजा पे, इज ऑलमोस्ट कमिंग टू स्पाउस। वो स्पाउस वीजा पे आई थी 2.5 साल पहले। इनके इन फर्दर रिमेन टू लीव के लिए एप्लीकेशन देना है, तो कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे इसके लिए? ठीक है, और कोई सवाल आपका? एक और सवाल है, 1 मिनट, एक और सवाल था वो डॉक्यूमेंट्स के बारे में। हाँ यही था बस, दैट्स इट। बस कौन से डॉक्यूमेंट्स हम करने हैं। एंड से मैं काम करता था। हेलो जी जी मैं सुन रहा हूँ जी। इस कंपनी के लिए मैं काम करता था। I'm working, मैं सिक्योरिटी ऑफिसर के मैं सिक्योरिटी ऑफिसर काम करता हूँ। और Do you meet the income requirement? हो गई है मेरी, right? Do you still meet the income कंपनी requirement? चेंज हो गई, मगर कॉन्ट्रैक्ट वही है। एक ट्यूब ट्रांसफर हुआ है, तो क्या मैं इस कंपनी को लेके डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकता हूँ with the tube transfer? They've transferred you, right? But is the company that you work for still the same company? Yes, the contract I'm on is we call it the same company. So your the employer that employs you is still the same, correct? No, employer is not the same. No, it's different. It is. Okay. It's a different employer. I understand. Thank you very much. It's transferred to a different company. It is. I understand. I understand.
थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। जो पहला सवाल आपने मुझे पूछा है कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे आपकी वाइफ के एक्सटेंशन के लिए, मेनली द A2 इंग्लिश टेस्ट आपकी वाइफ ने पास करना होगा। उसके साथ साथ आपने दिखाना है कि आप 18,600 रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हैं, और तीसरा कि आपकी जो रिलेशनशिप है वो जेन्युइन है और सबसिस्टिंग, और उसके लिए आपको प्रूव करना होगा कि आप दोनों इकट्ठे रह रहे हैं। जहाँ बात रही जो आपने दूसरा सवाल पूछा है कि आपको इंटरनली ट्रांसफ़र कर दिया गया है टू अनदर कंपनी, और आपकी जो है समझ लें एक टेक ओवर हुआ है आपकी कंपनी में और आपका एम्प्लॉयर नया है, फॉर दिस मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप अपने पिछले 12 मंथ्स की पे स्लिप्स और बैंक स्टेटमेंट साथ लगा दें, दैट वे यूल बी कवर्ड। क्योंकि अगर होम ऑफिस आपके एप्लीकेशन में ऑब्जेक्शन लगा देती है कि नहीं आप एक नए एम्प्लॉयर के लिए काम कर रही है, फिर उसके लिए वो मांगते होते हैं 12 मंथ्स पे स्लिप्स और 12 मंथ बैंक स्टेटमेंट्स। अगर आप ये चीज़ें फुलफ़िल कर दें, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके वाइफ को वो एक्सटेंशन ग्रांट कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो, यू लाइव होने। हेलो जी, वालेकुम सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जी जी फरमाइए। लगता है लाइन में कोई प्रॉब्लम है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट कॉल। बात करनी है कि मेरा भांजा है पाकिस्तान में, तो वो यहाँ पे पढ़ने आना चाहता है। ठीक है। और वो यहाँ मैं मतलब उसके बाद पढ़ने के बाद यहाँ मैं नेशनलिटी भी लेना चाहता हूँ, तो वहाँ उसे यहाँ पे वो आ सकता है? उसकी एज कितनी है? उसकी एज 22 एज। ठीक है। उसने पाकिस्तान में पढ़ाई की हुई है अभी? वो उसने क्या पढ़ा है पाकिस्तान में? FSC की पाकिस्तान में उसने। ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अगर कोई शख्स अप्लाई करना चाहता है फ्रॉम पाकिस्तान या इंडिया स्टूडेंट वीज़े के लिए, उनको फर्स्टली तो आइल्स पास करना होता है, और दूसरा उसके बाद उन्होंने अप्लाई करना होता है फॉर द यूनिवर्सिटी, और उनको इशू किया जाता है कैश लेटर। कैश लेटर इशू करने से पहले जो यूनिवर्सिटी होती है वो आपका इंटरव्यू लेती होती है, कि वो देखना चाहते हैं कि आप काबिल हैं जो जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। वो आपसे सवाल पूछते हैं, और अगर वो मुतमिन है फिर वो आपको इशू कर देते हैं कैश लेटर। जैसे ही आपको कैश लेटर मिल जाता है, उसके बाद आप अप्लाई करते हैं फॉर स्टूडेंट वीज़ा, और कभी कभी ये भी होता है कि होम ऑफिस आपको बुला लेती है फॉर इंटरव्यू। इसलिए ये चीज़ें आपको जहन में रखनी चाहिए। जहाँ बात रही कि एज ए स्टूडेंट अगर आप यूके एंटर होते हैं, आपको नेशनलिटी यहाँ मिल सकती है या नहीं। अगर आप स्टूडेंट वीज़े पर आते हैं और खाली स्टूडेंट रूट पर रहते हैं, फिर आपको नेशनलिटी नहीं मिल सकती, क्योंकि यहाँ यूके ने लॉ बनाया हुआ है कि आप मैक्सिमम 5 ईयर्स स्टूडेंट गुजार सकते हैं। इस साल से वो इशू कर रहे हैं PSW, जो 2 साल का वर्क वीज़ा है, लेकिन वो भी आपके हो जाएंगे 7 साल, फिर भी आपके 3 साल कम होंगे। उसके बाद फ़र्ज़ करें अगर कोई बंदा स्विच कर जाता है टू डिफरेंट कैटेगरी, फॉर एग्ज़ाम्पल स्पाउस वीज़ा या एज ए स्किल्ड माइग्रेंट, फिर हो सकता है कि आपके 10 साल पूरे हो जाएं, या आप उस रूट पर फॉर एग्ज़ाम्पल स्किल्ड माइग्रेंट 5 साल आपके पूरे हो जाए और आप फिर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अमूमन अगर आप मुझे ये पूछ रही है कि अगर स्टूडेंट वीज़े पर कोई बंदा आता है उसको इंडेफिनिट मिल सकता है या नहीं, द आंसर इज़ नो। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रही थी। जी जी फरमाइए। मेरे पास ना 5 साल का वीज़ा है, और वो वीज़ा मुझे मेरे बेटे के बिहाफ पे मिला था। वो EU लाइक उसके पास EU पासपोर्ट है। ठीक है। तो जो मेरे सेकंड हस्बैंड है उनमें से मेरी एक बेटी है, तो उसको कैसे वीज़ा मिलेगा? अब मैं EU सेटलमेंट करवाना चाह रही हूँ, तो उसमें मैं उसको कर सकती हूँ? ठीक है। और आपकी शादी हो चुकी हुई है आपके सेकंड हस्बैंड के साथ? शादी तो कर लिया? मेरे पहले हस्बैंड थे ना, उसके साथ तो मेरी शादी हुई थी और रजिस्टर भी थी। जो सेकंड है मेरे पार्टनर, उसके साथ शादी लाइक रजिस्टर नहीं है, लेकिन उसमें से मेरी बेटी है। उसके साथ आपकी बेटी है, ठीक है। और जो आपकी जो 2 बच्चियां हैं, जो बच्चे हैं आपके, उनके पास कौन से पासपोर्ट्स हैं?
जो मेरा बेटा उसके पास पासपोर्ट है, लेकिन बेटी के पास नहीं है, क्योंकि जो मेरे सेकंड हस्बैंड है उनके पास कोई स्टेटस नहीं था। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अगर आप अपनी मैरिज रजिस्टर करा लें, फिर आपके हस्बैंड जो हैं, सेकंड हस्बैंड, वो अप्लाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस के वो जो आपके 2 बच्चे हैं उनकी परवरिश में वो हिस्सा ले रहे हैं और उनको भी इन द सेम लाइन वीज़ा ग्रांट किया जाए जैसे आपको मिला था अंडर द शेन रूट। सो मेरी एडवाइस आपसे यही होगी कि अगर आप अपनी मैरिज रजिस्टर करा लें, फिर उसके बाद आपके हस्बैंड अप्लाई कर सकते हैं फॉर अ वीज़ा। दूसरा ऑप्शन भी आपके लिए है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप शादी नहीं करना चाहते, अनमैरिड पार्टनर रूट के ऊपर भी आपके हस्बैंड अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फ़र्ज़ करें आपकी इस्लामिक मैरिज हो चुकी हुई है और अगर वो कहें कि वो बच्चे की परवरिश में हिस्सा ले रहे हैं, उस बेस के ऊपर भी वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो एप्लीकेशन, जो दूसरी एप्लीकेशन मैंने आपको बताई है, ये आप EU सेटलमेंट स्कीम के ऊपर नहीं अप्लाई कर सकते, आपको EU रेगुलेशंस के ऊपर अप्लाई करना होगा जो है पेपर फॉर्म। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है कमरान भाई, ठीक हैं? जी शुक्र अल्लाह का। जी फरमाइए। जी मेरा एक सवाल है, मेरी एक्सटेंशन आने वाली है, 6 मंथ रह गए हैं। ठीक है। तो जो मेरी सैलरी है साल की वो तकरीबन 15,000 14,000 के दरमियान है। ठीक है। तो मुझे तकरीबन चाहिए 18,600। ठीक है। आपकी वाइफ काम कर रही है? नहीं हो रही जी। आपकी जो वाइफ है वो काम करती हैं? जी मेरी वाइफ काम नहीं करती, वो पढ़ रही है अभी। ठीक है। तो मैं अभी अकेला काम कर रहा हूँ और मेरी जो नहीं कंप्लीट नहीं हो रही 18,600। तो अभी मेरे पास थोड़ी सेविंग भी है, या मैं फिर एक्स्ट्रा जॉब कोई ढूंढूं? आपकी सेविंग आपके पास कितनी है अंदाज़न? तकरीबन मेरे पास अभी 10,000 पाउंड है। ठीक है। और वीज़ा आपका कब ड्यू है? मेरा तकरीबन अभी नेक्स्ट ईयर को तकरीबन अप्रैल में होगा। ठीक है, मैं समझ गया। आपके पास बच्चे हैं? जी जी नहीं। कितने बच्चे हैं आपके? जी नहीं है बच्चे। अच्छा बच्चे अभी नहीं है, सॉरी। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अब जैसे मैंने स्टार्ट द शो भी एक्सप्लेन किया था सबको कि जब आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करें या एंट्री क्लियरेंस के लिए अप्लाई करें, आपको 18,600 रिक्वायरमेंट मीट करनी होती है। आपने मुझे बताया कि आप वो इनकम रिक्वायरमेंट को नहीं मीट कर रहे और आपके पास सेविंग्स है। जो सेविंग्स हैं वो आप नहीं इस्तेमाल कर सकते और इसकी वजह ये है कि जो इमिग्रेशन रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि अगर आपके पास 16,000 से ज़्यादा सेविंग्स हो फिर आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ करें मेरे पास है, मेरे बैंक अकाउंट में 20,000 पाउंड, जो 16,000 से ज़्यादा सेविंग है वो है 4,000। उस अमाउंट को अगर मैं तकसीम करूँ 2.5 के साथ डिवाइडेड बाई 2.5, उस अमाउंट को मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ टू मीट द इनकम रिक्वायरमेंट। क्योंकि आपकी सेविंग्स हैं 16,000 से कम, आप वो अमाउंट को फिर इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन यही होगी कि अगर आप कोई सेकंड जॉब ढूंढ लें जल्दी से और फिर आप इनकम रिक्वायरमेंट मीट कर लेंगे, ये आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि अभी आपके पास बच्चे नहीं हैं और अगर आप इनकम रिक्वायरमेंट नहीं मीट करते, हो सकता है आपके एप्लीकेशन को वो रिफ्यूज़ कर दें और अगर आप अपील पर भी जाते हैं पॉसिबिलिटी है कि आपकी अपील भी डिसमिस हो जाए। अगर आपके केस में बच्चे होते फिर हो सकता था कि होम ऑफिस आपके एप्लीकेशन में या अपील में थोड़ी सी डिस्क्रेशन इस्तेमाल कर देती और आपको बच्चे के बेस के ऊपर 10 ईयर रूट पर वो वीज़ा दे देते। क्योंकि आपके पास बच्चे नहीं हैं, इसमें थोड़ी सी डेंजर है कि आपका एप्लीकेशन वो रिफ्यूज़ कर दे। सो बेस्ट ऑप्शन यही होगी कि आप एक जल्दी से एक सेकंड जॉब ढूंढ लें। नाजरीन, ये था हमारा आखिरी सवाल आज के लिए। जाने से पहले मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस देता जाऊं जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, keijaz@me.com। इसके थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर आप मुझे ऑफिस में मिलना चाहते हैं आप मुझे मिल सकते हैं। नाज़रीन, इंशाल्लाह ताला हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी टाइम 6 से लेकर 7 बजे तक। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।